हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हमारी पॉलिटिक्स की लास्ट क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने पंचायती राज सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज की क्लास हमारी स्टार्ट होती है महत्वपूर्ण शब्दावलियों से। तो देखिए, संसद के कार्य से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट शब्द है उनके बारे में यहाँ पे बता रखा है। तो काफी ईजी है, आप एक बार इसे पढ़ लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा। कुछ शब्द यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पहला आपको पता होना चाहिए कि शून्यकाल क्या होता है। तो शून्य से आपको पता चल रहा होगा, शून्य मतलब जीरो, कोई कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है। तो देखिए, ब्रेक का टाइम जो होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है, इतना दिमाग में रखिएगा। संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है, जो संसद में प्रश्न पूछने हो, बहस करनी हो, वो सब प्रश्नकाल के टाइम पे होता है। तो प्रश्नकाल में क्या करा, कार्य करा, और प्रश्नकाल के बाद क्या होगा, शून्यकाल, एक ब्रेक होगा, उसके बाद दोबारा प्रश्नकाल चालू होगा। तो एक ब्रेक लेने का समय है जो कि प्रश्नकाल के बाद चालू होता है, उसे शून्यकाल कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। दूसरा इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके बारे में प्रक्रिया तथा संचालन नियम में कोई उल्लेख नहीं है। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो नियम है, प्रक्रिया कैसे चलती है, वो सब जहां पे बता रखा है, वहां पर कहीं पर भी शून्यकाल के बारे में कोई भी जिक्र नहीं मिलता है। इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं विघटन। तो विघटन के बारे में आप सभी को पता है, लोकसभा का विघटन होता है। हर 5 साल बाद लोकसभा विघटित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, और दोबारा लोकसभा बनाई जाती है। ठीक है। लेकिन राज्यसभा क्या है, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, परमानेंट सदन है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता। जो राज्यसभा है वो हमेशा चलती रहती है, और लोकसभा का विघटन हो जाता है। क्लियर रखिएगा, लोकसभा विघटित हो सकती है, राज्यसभा विघटित नहीं होती है, और लोकसभा को समय से पहले भी विघटित किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है स्थगन प्रस्ताव। स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करवाना है। ठीक है। यदि स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा रहा है तो इसका अर्थ है कि संसद के जो मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि जो कोई इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर है, जो कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक में मैटर चल रहा है, उसकी ओर सदन अपना ध्यान आकर्षित करे, तो उसके लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है। स्थगन से आप समझ रहे होंगे, किसी कार्य को रोककर दूसरा कार्य स्टार्ट करना। स्थगित कर दिया गया कोई कार्य और दूसरे कार्य को स्टार्ट किया, तो कब किया जाता है ऐसा, जब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर हो। तो स्थगन प्रस्ताव कब पेश किया जाएगा, जब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पब्लिक मैटर होगा, उसकी ओर ध्यान आकर्षित कराने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया जाएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके इंपॉर्टेंट है संचित निधि और आकस्मिक निधि। संचित निधि और आकस्मिक निधि के बारे में हम अच्छे से पहले पढ़ चुके हैं, दोबारा मार्क नहीं करेंगे, बस एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संचित निधि किसमें आता है, हमारा आर्टिकल 266 में, और आकस्मिक निधि हमारा आर्टिकल 267 में आता है। आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों के, अच्छे से याद रखिएगा। संचित निधि से देखिए, जो कार्य करने के लिए जो पैसे चाहिए होते हैं सरकार को, वो सब पैसे संचित निधि से दिए जाते हैं। जो बेसिकली कार्य होते हैं, जैसे राष्ट्रपति को वेतन देना है, कहीं पर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य करवाना है, वो सारे संचित निधि से पैसा जाता है। ठीक है। लेकिन आकस्मिक निधि से देखिए, आकस्मिक मतलब एकदम से जरूरत पड़ गई, आपातकाल सिचुएशन में जो पैसा चाहिए, जब संचित निधि से पैसा नहीं निकाला जा सकता तो आकस्मिक निधि से पैसा निकाला जाता है। ठीक है। आकस्मिक निधि से सरकार पैसा नहीं निकाल सकती है, राष्ट्रपति को इससे पैसा निकालने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और संचित निधि से लोकसभा द्वारा पैसे निकाले जाते हैं, लोकसभा में विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। कौन सा विधेयक, विनियोग विधेयक पारित किया जाता है, उसी के बाद संचित निधि से पैसे निकाले जाते हैं। तो बेसिक जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए संचित निधि, और जो आकस्मिक आपातकाल सिचुएशन या फिर राष्ट्रपति को कोई एकदम से पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो उसलिए आकस्मिक निधि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। ध्यान में रखिएगा, आर्टिकल इन दोनों के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं। आगे बात करते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट पेज पे हमारा विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक क्या होता है, मैंने आपको बता दिया है। संचित निधि से पैसे निकालने के लिए विनियोग विधेयक पारित किया जाता है। ठीक है। तो देखिए, भारत की संचित निधि पर जो भी व्यय होते हैं उन सबको निकालने के लिए विनियोग विधेयक का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि भारत सरकार के खर्चे, ये सब मांगे संचित निधि से निकाली जाती है विनियोग विधेयक को पारित करके। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है वित्त विधेयक। तो वित्त विधेयक और धन विधेयक दोनों अलग अलग होते हैं, पहले तो ये क्लियर रखना है। धन विधेयक हमारा आता है आर्टिकल 110 में, और वित्त विधेयक फाइनेंस बिल हमारा आता है आर्टिकल 112 में। दोनों आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जो हमारा हर साल बजट पेश किया जाता है वो फाइनेंस बिल के अकॉर्डिंग ही पेश किया जाता है। सदन में क्या होगा, वित्त विधेयक पारित होगा, उसी के दौरान हमारा जो बजट है वो पारित होता है। ठीक है। वित्त विधेयक से एक और पॉइंट ध्यान में रखना है कि वित्त विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा, यह प्रमाणित करने का अधिकार केवल लोकसभा अध्यक्ष को है। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि कोई भी विधेयक जो सदन में आता है उसे धन विधेयक है या नहीं, ये कौन डिसाइड करता है, लोकसभा के अध्यक्ष। तो ऐसे ही वित्त विधेयक जब जाएगा तो उसको भी डिसाइड करना पड़ेगा कि ये धन विधेयक है या वित्त विधेयक है, तो ये डिसाइड करने का अधिकार किसको, लोकसभा के अध्यक्ष को है, ध्यान में रखिएगा।
आगे हमारा धन विधेयक, आर्टिकल 110 में धन विधेयक आता है, और धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो सब हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि धन विधेयक केवल लोकसभा में पारित किया हो जाएगा, और जब राज्यसभा में पहुंचेगा तो राज्यसभा को इससे रिलेटेड शक्तियां प्राप्त नहीं है, राज्यसभा को इसे एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। राज्यसभा इसमें कोई चेंज नहीं कर सकती और ना ही इसे इग्नोर कर सकती है, ठीक है। लोकसभा में होगा, जो भी धन विधेयक के बारे में जो भी बातचीत होती है, बहस वगैरह होती है, वो सिर्फ लोकसभा में होती है। राज्यसभा में ये सिर्फ पास होगा, राज्यसभा इसे मना नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती, ध्यान में रखिएगा। आगे है, धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकते, ठीक है। सारी बातें जो भी धन विधेयक से रिलेटेड है वो सारी शक्तियां लोकसभा के पास है, राज्यसभा को भी इसे पारित करना पड़ेगा, और जो राष्ट्रपति जी हैं, राष्ट्रपति जी को भी धन विधेयक को पारित करना ही पड़ता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो धन विधेयक से रिलेटेड जो भी शक्तियां वो कहां पर है, लोकसभा में, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी बातें थी पहले वो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके थे, अगर आपने पहले वाली क्लास देखी है तो आपको क्लियर होगा ये, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका बजट सत्र। तो बजट सत्र कब होता है, बस सिंपल आपको पता होना चाहिए, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। बजट सत्र हर साल फरवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह के सोमवार से स्टार्ट होता है। तो बस सिंपल आपको पता होना चाहिए कि फरवरी में दूसरे या तीसरे सप्ताह में बजट सत्र स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सामूहिक उत्तरदायी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 75 के थर्ड पार्ट के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये पहले भी हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत ये बता रखा है, उत्तरदायी मतलब होता है जवाबदेह। जो मंत्रिपरिषद मिलकर पूरा काम कर रही है, चाहे वो अच्छा काम कर रही है, बुरा काम कर रही है, उसका जवाब उसे किसके सामने देना होगा, लोकसभा के सामने उसे जवाब देना होगा। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है अपने कार्यों को लेकर, और व्यक्तिगत रूप से हर एक मंत्री जो मंत्रिपरिषद का है वो राष्ट्रपति के प्रति अपने कार्यों का जवाबदेह होता है, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से जो मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के सामने उत्तरदायी है, और सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इन दोनों के बारे में हमारे आर्टिकल 75 के में बता रखा है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे देखिए कटौती प्रस्ताव, यहाँ पे लिखा है कटौती प्रस्ताव। इसके बारे में यहाँ पे अच्छे से नहीं बता रखा है, मैंने ऊपर ऐड कर दिया है। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफी ज्यादा मिल जाते हैं एसएससी में, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, आप नोट कर लीजिएगा। पहला आपका नीतिगत कटौती। नीति के द्वारा काटे गए पैसे, जो भी पैसे मांगे जाते हैं सरकार द्वारा, उसमें जो कटौतियां होती है वो यहाँ पे नीतिगत कटौती में 1 रुपए कम कर दिए जाते हैं आपके। इसका मतलब होता है कि जो संसद है वो असहमति दिखा रही है, जो भी आपने पैसे मांगे हैं उसके खिलाफ असहमति दिखाने के लिए 1 रुपए कम किए जाते हैं, इसमें नीतिगत कटौती आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आता है, ज्यादा घुमा फिराया क्वेश्चन नहीं आता है, सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है कि नीतिगत कटौती के दौरान कितने रुपए कम कर दिए जाते हैं। तो नीतिगत कटौती के दौरान रुपए 1 कम कर दिए जाते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा आपका आर्थिक कटौती। आर्थिक कटौती के दौरान जो भी संसद चाहे एक डिसाइड कर लेगी म्यूचुअल रूप से कि इतने रुपए कम कर देंगे तो उतने रुपए कम कर दिए जाएंगे, ठीक है। कोई डिसाइड नहीं है यहाँ पे कि इतने रुपए कम कर दिए जाएंगे। जो भी, जैसे आपने 100 रुपए मांगे हैं तो उन्होंने डिसाइड कर लिया 30 रुपए कम कर देंगे, 30 कर देंगे। 40 उन्होंने डिसाइड कर लिया 40 रुपए कम कर देंगे। तो ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि इतने रुपए कम करेंगे, यहाँ पे बस मांग की राशि एक निश्चित सीमा तक कम कर दी जाएगी आर्थिक कटौती के दौरान, ध्यान रखिएगा। लास्ट आती है आपकी सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती के दौरान रुपए 100 कम कर दिए जाते हैं आपकी प्रस्ताव में से, ठीक है। तो सांकेतिक कटौती में 100 रुपए, नीतिगत कटौती में 1 रुपए, और आर्थिक कटौती में एक निश्चित सीमा तक राशि को कम कर दिया जाता है। ये तीनों ध्यान में रखिएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे ऐसे रिलेटेड, तो याद रखना है आपको ये। आगे बात करते हैं, कटौती प्रस्ताव के बाद है नेक्स्ट आपका अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव के बारे में भी हम अच्छे से पढ़ चुके थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है, देखिए जो विपक्षी सरकार होती है, लोकसभा में जो विपक्ष की पार्टी है, उसके किसी सदस्य द्वारा अविश्वास प्रस्ताव को पारित किया जाता है, लाया जाता है संसद में। संसद में क्या, लोकसभा में सिर्फ आ सकता है ये, और लोकसभा में अगर ये पारित हो गया तो इसका मतलब है कि लोकसभा को सरकार पर विश्वास नहीं है, और सरकार पर जो विश्वास नहीं है तो सरकार कार्य नहीं करेगी, सरकार अपने पद से हट जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ठीक है। तो किसके द्वारा लाया जाता है इसे, विपक्षी दल द्वारा लाया जाता है। और कहां लाया जाता है, सिर्फ लोकसभा में ही अविश्वास प्रस्ताव को लाया जा सकता है, ठीक है। और अगर ये पारित हो जाता है तो इसका मतलब है लोकसभा को सरकार पर भरोसा नहीं है और सरकार अब कार्य करना बंद कर देगी, सरकार खत्म हो जाएगी, ठीक है। और इसको पारित करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। तो 50 लोग मिलकर इस प्रस्ताव को लोकसभा के सामने लाएंगे, तभी इसके बारे में बहस होगी आगे, ठीक है। तो 50 कम से कम लोग चाहिए इसे प्रस्ताव को लोकसभा में लाने के लिए। फिर जो पूरी प्रक्रिया है कि 2/3 बहुमत से पारित हो, वो सब होगी, और उसके बाद
अविश्वास प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित हो जाएगा। ठीक है, और एक बात यहां से ध्यान रखिएगा कि लोकसभा, हमारे जो संविधान है उसमें कहीं पर भी अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। ठीक है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन बन चुका है, तो ध्यान में रखना है कि अविश्वास प्रस्ताव के बारे में हमारे संविधान में कहीं कुछ नहीं लिखा और इसे केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। शब्दावलियों में आप पॉइंट नंबर 39 देखेंगे तो वहां पे बता रखा है कि प्रश्नकाल क्या होता है, दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ के 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं। तो जब भी सदन का कार्य स्टार्ट होता है तो जो पहला घंटा होता है वहां पर सिर्फ प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो प्रश्न पे आज की मीटिंग में डिस्कशन होगा वो सब प्रश्न इकट्ठे किए जाते हैं और बाद की पूरी मीटिंग में उसका उत्तर ढूंढा जाता है। ठीक है, तो प्रश्नकाल क्या है, शुरुआत का पहला घंटा प्रश्नकाल होता है। ऐसे वैसे खास कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है, आप एक बार बस इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो इंपॉर्टेंट स्टार्ट होता है महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो देखिए हम काफी सारे अनुच्छेदों के बारे में पढ़ चुके हैं अच्छे से, एक बार यहाँ पे जो पहले के अनुच्छेद हम पढ़ चुके हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे और जो कुछ नए अनुच्छेद हैं उन्हें आप यहाँ पे मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, वैसे जो भी अनुच्छेद हैं इसमें जो भी मैं इंपॉर्टेंट बताऊं आपको वो सब एक बार पढ़ने जरूर है, वो हमने पहले ही पढ़ रखे होंगे तो रिवाइज भी हो जाएंगे और जो कुछ नए अनुच्छेद होंगे वो इंक्लूड भी हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं हमारा अनुच्छेद नंबर 1। अनुच्छेद नंबर 1 है क्या, अनुच्छेद नंबर 1 कहता है कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। मार्क कर लीजिएगा, भारत है राज्यों का संघ, ये किसमें बताया गया, अनुच्छेद 1 में। दूसरा अनुच्छेद नंबर 2, नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान। अनुच्छेद 2 और 3 बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, इसे समझ लीजिएगा। देखिए जो हमारा भारत का नक्शा है, ठीक है, भारत के नक्शे के बाहर का जो क्षेत्र है, अगर मान लीजिए यहां पर कोई क्षेत्र है उसको हमने कब्जा करके अपने देश में जोड़ लिया और एक नया राज्य बना दिया, तो उस नए राज्य की स्थापना का प्रावधान किसमें दिया गया, अनुच्छेद 2 में। लेकिन कोई अंदर का ही जगह है, उसी की सीमा चेंज कर दी, इस राज्य को यहाँ पे बढ़ा दिया गया, इस राज्य को यहाँ पे बढ़ा दिया गया, या इनका नाम बदल दिया गया, ये सब हमारा अनुच्छेद 3 में आता है। ठीक है, नए राज्य बनाना सीमा के अंदर ही या फिर उनका नाम बदलना, ये सब अनुच्छेद 3 में आएगा। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है, बाहर का कोई जगह थी, नए राज्यों का प्रवेश हुआ बाहर से, तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत वो आते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद नंबर 74। 74 क्या कहता है, एक मंत्रिपरिषद होगी जिसके शीर्ष पर प्रधानमंत्री रहेंगे। ठीक है, जिनकी सहायता एवं सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति अपने कार्य संपन्न करेंगे। एक बार पढ़ लेना, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है अनुच्छेद 74, इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है अनुच्छेद 75 है। ठीक है, अनुच्छेद 75 हमने पहले पढ़ लिया था। अनुच्छेद 75 कहता है कि प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 75 के तहत ही जो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद है वो राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 75 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 74 को आप स्किप कर सकते हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद नंबर 76। हाँ, अनुच्छेद नंबर 76 आपका इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद नंबर 76 मार्क करिएगा, राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, महान्यायवादी का पद हमारा आर्टिकल 76 के अंदर ही आता है, इसलिए ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं आर्टिकल नंबर 108, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। आर्टिकल 108 कहता है कि संयुक्त अधिवेशन, जो संयुक्त अधिवेशन किया जाता है लोकसभा और राज्यसभा का, वो अनुच्छेद 108 के तहत किया जाता है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 110 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, धन विधेयक के बारे में इसमें बता रखा है। नेक्स्ट अनुच्छेद 112, इसमें हमारा फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक के बारे में बता रखा है, बजट पेश किया जाता है जिसके तहत। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है अनुच्छेद नंबर 123, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 कहता है संसद के अवकाश में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद कार्य नहीं कर रही होती, वो अनुच्छेद 123 में आता है। इसके बारे में हम डीप में पढ़ चुके हैं पहले ही, यहाँ पे डिफाइन नहीं करूंगा मैं आपको इसे। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 124। अनुच्छेद 124 कहता है सर्वोच्च न्यायालय गठन। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय गठन कब होता है, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और हमारे देश में कितने हाई कोर्ट हैं, हमारे देश में हाई कोर्ट हैं अभी 25। ठीक है, और किसके तहत होता है हाई कोर्ट का गठन, 214। 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का गठन और 214 आर्टिकल के तहत हाई कोर्ट का गठन। ठीक है, आगे देखिए आर्टिकल नंबर 148। 148 कहता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कैग का पद है। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का पद आर्टिकल 148 में, ध्यान रखिएगा। और 149 में इनकी शक्तियों के बारे में बता रखा है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको आर्टिकल ध्यान में रखना है, आर्टिकल 164। 163 इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिकल 164 बताता है कि हर राज्य में एक मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, और आर्टिकल 153 के बारे में हमने पढ़ा था। आर्टिकल 153 बताता है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होंगे। 153 राज्यपाल, 164 मुख्यमंत्री का पद। इसके बाद 165 आता है, जो कि हो जाता है हर राज्य में एक महाधिवक्ता होंगे। जैसे केंद्र सरकार के लिए आर्टिकल 76 के तहत
क्या होते हैं, एक महान्यायवादी होते हैं। ऐसे ही राज्य सरकार में आर्टिकल 165 के तहत एक महाधिवक्ता होते हैं। ठीक है, सारे आर्टिकल एक बार पढ़ने जरूर है, आपको याद जितने भी हो चल जाएगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे धन विधेयक, फाइनेंस बिल, वो आर्टिकल तो एकदम रट लेने हैं। ठीक है, लेकिन एक बार ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है, कई बार इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, तो आप 3-4 बार जब पढ़ लेंगे तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ने जरूर है, ये नहीं सोचना है कि याद नहीं हो रहे तो पढ़ू ना, पढ़ने एक बार जरूर है। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 कहता है कि हर राज्य में, मतलब जो भी राज्य गठन करना चाहे तो विधान परिषद का गठन कर सकता है अपने राज्य में। ठीक है, और आर्टिकल 170 कहेगा कि हर राज्य में एक विधानसभा होती है। ठीक है, विधानसभा सभी राज्यों में होती है, विधान परिषद का गठन उस राज्य द्वारा किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल 169 विधान परिषद, आर्टिकल 170 विधानसभा। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 कहता है कि राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। जब राज्य की विधान परिषद होती है, विधायिका होती है, वो कार्य नहीं कर रही हो, तब राज्यपाल को शक्ति प्राप्त है कि वो कानून बना सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, 123 में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। इसको ही आप सफल कर देंगे थोड़ा तो 213 बन जाएगा, और 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 214, सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की स्थापना की जाएगी। 124 सर्वोच्च न्यायालय गठन और 214 उच्च न्यायालय गठन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 226, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बिल्कुल मत भूलिएगा इसे। मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए, लागू करने के लिए मूल अधिकारों को उच्च न्यायालय को लेख जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो, उनका वायलेशन हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। हाई कोर्ट को शक्ति प्राप्त है कि वो लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए रिट जारी कर सकता है, लेख जारी कर सकता है। अधिकार प्रच्छा लेख, बंदी प्रत्यक्षीकरण, ऐसे 5 लेख होते हैं, उन्हें जारी कर सकता है आपके मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। हाई कोर्ट को शक्ति कौन देता है, आर्टिकल 226। और इसी तरह आर्टिकल 32 जो है हमारा, वो सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है कि वो 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है लोगों के मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए। तो आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को शक्ति देता है रिट जारी करने की, और आर्टिकल 32 सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति देता है रिट जारी करने की। दोनों का जो रिलेशन है वो मौलिक अधिकारों से है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट दोनों आर्टिकल। नेक्स्ट पेज पर आपके कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। पहला आपको मार्क करना है आर्टिकल 239। तो जब भी आपका केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड कोई आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है तो आपको आर्टिकल 239 याद आना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा चलाया जाएगा, ये बताता है आर्टिकल 239। ऐसे ही आर्टिकल 239 ए बताता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश है, जहां पे मुख्यमंत्री नहीं होते। ठीक है, ऐसे ही आर्टिकल 239 डबल ए बताता है कि दिल्ली, ये रुक जाइए एक मिनट, ये देखिए यहां पे लिखा है दिल्ली और पौंडीचेरी, 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर मुख्यमंत्री भी होते हैं और विधानसभा भी है। ठीक है, तो दिल्ली और पौंडीचेरी के बारे में जो स्पेशल प्रोविजन है वो आर्टिकल 239 डबल ए बताएगा। जम्मू कश्मीर के बारे में आर्टिकल 239 ए बताता है, और बाकी सभी केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में आर्टिकल 239 बताता है। तो जब भी कोई केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको आर्टिकल 239 याद आना चाहिए। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 243। तो पंचायत से रिलेटेड आर्टिकल है, पंचायतों का गठन आर्टिकल 243 के तहत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 249। आर्टिकल 249, 250, 252 ये तीनों हमारे केंद्र राज्य संबंध से रिलेटेड है। ये बताते हैं कि विशेष परिस्थिति में संसद को शक्ति प्राप्त होती है कि वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। यहां पर बताया गया आर्टिकल 249 के तहत जब राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा राज्य सूची के किसी विषय पर लोकसभा को 1 वर्ष के लिए कानून बनाने की शक्ति देती है, वो शक्ति आर्टिकल 249 के तहत मिलती है। इसमें कौन बताता है, राज्यसभा बताएगी कि हां अभी संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो लोग जो राज्य सूची का विषय है उस पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसके बारे में अच्छे से केंद्र राज्य संबंध वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ रखा है, उस पेज पर जाकर आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 262, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। यह बताता है कि अंतर्राज्यीय नदियां या नदी घाटियों के जल के वितरण के बारे में। एक नदी है या जो 2 या 2 से अधिक राज्यों से होकर गुजरती है, तो उस नदी के पानी का बंटवारा कैसे होगा, उस नदी के जो और संसाधन है उनका बंटवारा कैसे होगा, यह हमें आर्टिकल 262 बताता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 280, बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंस कमीशन के बारे में हमने पढ़ा था। तो फाइनेंस कमीशन का जो गठन होता है, हर 5वें वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन होता है। तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत होता है। हमने पहले जो वित्त आयोग के बारे में पढ़ा था तब भी इस आर्टिकल को मार्क किया था। आगे पढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 300, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 44वां संविधान संशोधन हुआ था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1978 में आपका 44वां संविधान संशोधन हुआ था। उसके तहत
जो हमारे 7 मौलिक अधिकार थे उसमें से एक मौलिक अधिकार को हटा के 6 मौलिक अधिकार कर दिए गए। जो हमारा एक मौलिक अधिकार था कौन सा, संपत्ति का मौलिक अधिकार, उस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया और उस मौलिक अधिकार को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो वो किसके तहत आ गया, अब आर्टिकल 300 के तहत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है और अब ये मौलिक अधिकार नहीं है, कौन सा अधिकार है, कानूनी अधिकार है। ठीक है, किसके तहत हुआ था ये, 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में हुआ था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है ये पॉइंट। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, ये भी ध्यान रखना है, किस आर्टिकल के तहत रखा गया है, क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 312। आर्टिकल 312 बताता है कि राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुमति दे सकती है। ठीक है, जैसे हमारी 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, ऐसे ही नई प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं बनाई जा सकती हैं आर्टिकल 312 के तहत। ठीक है, हमने पहले भी इसको यूपीएससी वाला जब टॉपिक पढ़ा था तब पढ़ लिया था इस आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल आर्टिकल 315, यूपीएससी का जो गठन है वो आर्टिकल 315 के तहत किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 324। आर्टिकल 324 को हम पढ़ चुके हैं, ये बताता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। जो इलेक्शन कमीशन का गठन होता है वो आर्टिकल 324 के तहत होता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 330, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में आर्टिकल 330 बताता है। ठीक है, देख सकते हैं आप आर्टिकल 330, वैसे खास इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल 330। नेक्स्ट हमारा अनुच्छेद 335। अनुच्छेद 335 आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। अनुच्छेद 330 था, उसको आप ध्यान ना रखें तब भी चल जाएगा। अनुच्छेद 335 कहता है कि अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिए विभिन्न सेवाओं के पदों पर आरक्षण का प्रावधान है। जो भी एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का कोटा मिलता है सरकारी जॉब्स पे, वो सब आर्टिकल 335 के तहत मिलता है। ठीक है, आगे आपको ध्यान रखना है आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 कहता है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के लिए एक आयोग बनाया जाएगा, ऐसे ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के लिए एक आयोग का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आर्टिकल 338 ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी आप रिवाइज करें एक बार जरूर पढ़ ले से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आर्टिकल नंबर 343। भारत की जो राजभाषा है वो क्या है, हिंदी है, और लिपि क्या है, देवनागरी है। ठीक है, जो भाषाओं के बारे में बता रखा है वो आर्टिकल 343 में बता रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे हमारा आपातकाल। आपातकाल से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल 352, ये बताता है कि पूरे देश में आपात। आर्टिकल 356 बताता है कि राष्ट्रपति शासन कहां लगाया जाएगा, प्रत्येक राज्य में लगाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 हमारा वित्त आपात के बारे में बताता है, जब फाइनेंशियली इमरजेंसी आती है देश में तब आर्टिकल 360 लगाया जाता है। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 कहता है कि अगर संसद चाहे तो वो संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। तो संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 बताता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना इसे। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 370। आर्टिकल 370 आप सभी को पता है, इसमें जम्मू कश्मीर के लिए जो स्पेशल प्रोविजंस थे उनके बारे में बता रखा था, अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है, कब हटाया गया था, 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट बस इतने ही आर्टिकल ध्यान रखने थे, इसके बाद कोई आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है आपका यहाँ पे। इसके बाद आपका स्टार्ट होता है संविधान में किए गए कुछ प्रमुख संविधान संशोधन। तो संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन कई बार बनते हैं, इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, उन्हें ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको याद रखना है पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 में हुआ था। इसके तहत हमारे संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 9वीं अनुसूची के तहत जो भी कानून आते हैं उन्हें कहीं पर भी चुनौती नहीं दी जा सकती, ऐसा बता रखा है। 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया, पहले संविधान संशोधन के बाद 1951 में जोड़ा गया, ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 7वां संविधान संशोधन। तो 7वां संविधान संशोधन था, यह ध्यान नहीं रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। बस ये पूछा जाता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया। तो 1956 में किया गया राज्यों का पुनर्गठन। जब पॉइंट पढ़ा था हमने तब भी ये पढ़ा था। 1953 में आंध्र प्रदेश पहला राज्य था जिसका गठन भाषाई आधार पर किया गया था। ठीक है, और उसके बाद फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। किसकी अध्यक्षता में, फजल अली, नाम याद रखिएगा। 1956 में उनके जो आयोग था उसकी रिपोर्ट आई और उसके तहत देश के सभी राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो कौन सा साल था वो, 1956। संविधान संशोधन कौन सा था, यह ध्यान नहीं रखना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आता। नेक्स्ट आपको संविधान संशोधन याद रखना है 42वां। तो 42वां संविधान संशोधन और 44वां, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो बिल्कुल नहीं भूलना है। 42वां होता 1976 में और 44वां होता 1978 में।
तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 बातें होती हैं। पहला, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। दूसरा, नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित कर दी गई। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक अधिकारों को, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। जो हमारे मूल कर्तव्य हैं, कितने मूल कर्तव्य, 11। शुरुआत में वो 10 हुआ करते थे। कहां से लिए गए हैं, रशिया के संविधान से। कि यहाँ पे आते हैं हमारे आर्टिकल 51A में हमारे मूल कर्तव्य दिए हैं। ये जो मूल कर्तव्य हैं 11, ये भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे हमारे संविधान में। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आता है आपका 44वां संविधान संशोधन। 44वां संविधान संशोधन हमारा कब आया, 1978 में आया, ध्यान रखना है। इसके तहत क्या होता है, इसके तहत संपत्ति के मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक मतलब कानूनी अधिकारों के अंतर्गत रख दिया गया। अब हमारा संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 के तहत आता है और एक कानूनी अधिकार है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसके तहत लोकसभा और राज्य विधानसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। पहले राज्यसभा के समान लोकसभा का कार्यकाल भी 6 वर्षों का हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद लोकसभा कार्यकाल भी 5 वर्षों का कर दिया गया, ठीक है, ध्यान रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात होती है इसी के तहत, उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी वादों को हल करने की अधिकारिकता प्रदान की गई। चुनावों में अगर कोई भी परेशानी आती है, विवाद आता है, तो उनका निपटारा कौन करता है, चुनाव आयोग, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद आता है तो उनका निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह बात भी हमारी 44वें संविधान संशोधन द्वारा ही क्लियर की गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आता है 52वां संविधान संशोधन, इंपॉर्टेंट है ये भी। कब हुआ था, 1985 में हुआ था, 52वां संविधान संशोधन। इसके तहत दल बदल विरोधी कानून बनाया गया, ठीक है। जो कोई पार्टी का सदस्य होता है वो दल बदल करता है, तो उससे रिलेटेड कानून 52वें संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया। और इसके तहत संविधान में हमारे 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची क्या बताती है, दल बदल कानून के बारे में बताती है, ठीक है। कब जोड़ी गई थी, 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा। 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आपको ध्यान में रखना है 61वां संविधान संशोधन। दिल्ली पुलिस का जो मेरा एग्जाम था उसमें आया था, इसलिए मैंने डीपी लिख दिया था यहाँ पे। 61 संविधान संशोधन कब हुआ था, 1989 में हुआ था ये, ठीक है। साल देखिए, कहीं पर 1988 भी दिख जाता है, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस याद रखिए कौन सा था। 61 संविधान संशोधन है, ठीक है। क्या होता है इसके तहत, इसके तहत मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। जो वोट देने की आयु है पहले वो 21 वर्ष हुआ करती थी, लेकिन इसके तहत अब वोट देने की आयु 18 वर्ष कर दी गई, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था, 61वां, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 69, ठीक है। 69 के तहत क्या होता है, 1951 में हुआ था, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया 59वें संविधान संशोधन के द्वारा, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही ध्यान रखिएगा। हाँ, ये देखिए 73वां और 74वां, इसको हम पहले मार्क कर चुके हैं, ठीक है। 73वां क्या बताता है, पंचायतों का गठन और पंचायतों कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान करता है, ठीक है। और 74वां क्या बताता है, 74वां बताता है कि जो हमारे शहर होते हैं, शहरों में नगर निगम होगा और नगर पंचायत जो होती है, नगर निगम होते हैं, नगर परिषद होती है, उनके कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान करता है 74वां संविधान संशोधन। तो 73वां पंचायतों के बारे में, 74वां नगर निगम के बारे में, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट आपको संविधान संशोधन ध्यान में रखना है 86वां संविधान संशोधन। कब हुआ था ये, साल 2002 में हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा इसको स्टार, ठीक है। इसके तहत क्या होता है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी गई। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा हमारे संविधान में आर्टिकल 21A को जोड़ा गया। और आर्टिकल 21A के तहत, आर्टिकल 21A क्या है, मौलिक अधिकार है, जो बोलता है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 91 जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके तहत कब हुआ था, ये साल याद ना रखे, बस याद रखें 91 था, ठीक है। इसके तहत हमारे जब ये हुआ था तब हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने ये घोषणा करी कि मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी, 15% होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। पहले क्या होता था, बहुत बड़ी मंत्री परिषद बन जाती थी, ठीक है, जितने लोगों की जरूरत नहीं है उतने लोग बना लिए गए बस अपने स्वार्थ के लिए। तो उसको कंट्रोल में करने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने
ये संविधान संशोधन किया था जिसके तहत मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। लोकसभा में अगर सत्ताधारी पार्टी अपना मंत्रिपरिषद बनाना चाहती है तो 15% लोकसभा के कुल सदस्यों का उनकी मंत्रिपरिषद हो सकती है। ऐसे ही विधानसभा में अगर कोई राज्य की पार्टी है और वो अपनी राज्य के लिए मंत्रिपरिषद बनाना चाहती है तो उस राज्य की विधानसभा में जितनी सीटें हैं उनका 15% जो मेंबर हैं वही मंत्रिपरिषद में हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद उस राज्य की विधानसभा या लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% होगी। ये डिसाइड किया गया 91वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपको संविधान संशोधन ध्यान रखना है 101वां संविधान संशोधन कब हुआ? साल 2017 में हुआ। इसके तहत जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर को हमारे देश में जोड़ा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 103वां संविधान संशोधन था, वो कब हुआ था? साल 2018 में। इसके तहत 10% आरक्षण प्रदान किया गया आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आपका कब आया? 2018 में 103 संविधान संशोधन के द्वारा। और कितना परसेंट है? 10%। ठीक है, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है 104वां संविधान संशोधन था, उसके तहत हुआ कि लोकसभा में जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें हैं उनका रिजर्वेशन पीरियड और बढ़ा दिया गया। और साथ ही जो एंग्लो इंडियन समुदाय है उनकी जो सीटें रिजर्व होती थी, उनको 2 सीटें एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की रिजर्व थी हमारे लोकसभा में, उनकी सीटों को हटा दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों की सीटें उन्हें हटाया गया और जो SC/ST की सीटें थी उनका रिजर्वेशन पीरियड और बढ़ा दिया गया 104वें संविधान संशोधन द्वारा। लास्ट आपको ध्यान में रखना है 105वां संविधान संशोधन। अब ये करंट अफेयर क्वेश्चन भी है। राज्य की परिस्थितियों के हिसाब से अलग से पिछड़ा वर्ग सूची तैयार कर पाएंगे। हर राज्य को अब अधिकार दिया गया है कि वो अपने हिसाब से, उस राज्य में जैसी परिस्थिति है उस हिसाब से अपने लिए अलग से पिछड़ा वर्ग की सूची तैयार कर सकते हैं कि उनके राज्य में जो भी जाति खतरे में हो, जिस भी जाति को संरक्षण देने की आवश्यकता है, उसको पिछड़ा वर्ग की सूची में वो डाल सकते हैं। ये हमें 105वां संविधान संशोधन जो लेटेस्ट आया वो बताता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हमारे संविधान में टोटल कितने आर्टिकल हैं? 395 आर्टिकल्स हैं। कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। और कितनी अनुसूची हैं? टोटल 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता ही होगी। 395 टोटल आर्टिकल्स है। वैसे आप गूगल पे देंगे 400 के अप्रॉक्स, 400 प्लस भी बता सकता है, लेकिन वो देखिए इसी का ही भाग होते हैं, A B पॉइंट करके जोड़े जाते हैं। तो 395 आपको याद रखना है, 22 भाग याद रखने हैं और 12 अनुसूची याद रखनी है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा लूसेंट से पॉलिटिक्स का सिलेबस खत्म होता है। आई होप आपको क्लासेस पसंद आई होंगी। आपको बेसिकली यही करना था, जो मैं बताते जा रहा हूं उसे अपनी बुक में मार्क करते हुए चलना है। अब बेसिक काम आप पे रहता है, जो इंपॉर्टेंट काम है कि आप जितनी बार इसकी रिवीजन करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिट रहेगा और एग्जाम में आपके लिए यूजफुल रहेगा। ठीक है, अगर आप एयरफोर्स, SSC या किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें लूसेंट से आप तैयारी कर सकते हैं तो आपके लिए मोर देन इनफ है ये। आप बस जो मैंने पॉइंट्स मार्क कराए हैं इन्हीं की बार बार रिवीजन करते हैं। अगर आप SSC के लिए थोड़ा और करना चाहते हैं, आप पे अभी टाइम है, तो आप प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं और क्वेश्चन करते रहे। ठीक है, जैसे दिल्ली पुलिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, तो आप प्रीवियस ईयर की बुक ले सकते हैं SSC की और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। प्रीवियस ईयर में भी आप देखेंगे कि 95% क्वेश्चन वही है जो मैंने मार्क कराए हैं। 5% क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिल सकते हैं, उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैंने हिस्ट्री की वीडियो सारी करा रखी है लूसेंट के बेसिक पे। लूसेंट में आप मार्क करें मेरे नोट्स देख के और उनकी भी रिवीजन करते रहें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लें। ठीक है, अगर आप SSC की तैयारी करें जैसे CHSL MTS की, आप इसी को पढ़ें सिर्फ। ठीक है, और इन्हीं का बार बार रिवीजन करें। दिल्ली पुलिस में क्या होता है, 50 मार्क्स की जीके आती है, जीके मेन रोल में होती है। तो मेन रोल में जब जीके है तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियोस पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।